हाय दोस्तों, मैं बालेश कुमार आपका स्वागत करता हूं बायो मन पर। तो आज हम पढ़ते हैं कि अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़े थे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और धातु कार्बोनेट्स कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, अम्ल एवं क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसको हम देखते हैं आगे। अम्ल एवं क्षार आपस में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। आपस में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, जैसे शादियों में या पार्टियों में क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा खाना खा जाते हैं तो उनको क्या आती है, खट्टी डकार आती है। तो खट्टी डकार आने से क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी यानी एसिड के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिड के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और अम्ल के प्रभाव को कौन समाप्त करेगा, अम्ल के प्रभाव को समाप्त करते हैं क्षार। क्षार क्या करते हैं, अम्ल के प्रभाव को समाप्त करके क्या कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अम्लों के प्रभाव को क्षार किस प्रकार समाप्त कर देते हैं। एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक मान के चलो एक परख नली लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसमें कुछ फिनोल्फ्थलीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, फिनोल्फ्थलीन। तो फिनोल्फ्थलीन मिलाने से क्या हो जाता है, इसका जो रंग है वो गहरा गुलाबी हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। ठीक है, गहरा गुलाबी हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें हम कुछ बूंदे किसकी डालते हैं, HCl भी डालते हैं। HCl या फिर हम H2SO4 भी डाल सकते हैं। मान के चलो हमने कुछ बूंदे इसमें क्या डाल दी, HCl भी डाल दी। तो HCl डालने से क्या होगा, हम जानते हैं कि HCl डालने से क्या होता है, इसका जो प्रभाव है गहरा गुलाबी धीरे धीरे हल्का गुलाबी होने लगता है, हल्का गुलाबी होने लगता है। यानी कि क्या कर रहा है, ये क्षार ने क्या किया, अम्ल ने क्या किया, इसका जो क्षार है उसका जो प्रभाव है थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि उसके जो प्रभाव को कम कर दिया। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हम अभिक्रिया कराते हैं HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ। NaOH क्या है भाई, क्षार है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, NaCl। NaCl क्या होता है भाई, नमक होता है, और जल। ये क्या है, सॉल्ट, लवण है। ठीक है, तो NaCl और जल होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, NaCl और H2 बनाते हैं। और NaCl यहाँ पर क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट यानी कि लवण है। इसने क्या किया, ये HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करके क्या हो गए, उदासीन हो गए। और हम जानते हैं कि जो लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं, यानी कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ना तो वो अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं, वो होते हैं लवण। लवण यानी कि अम्ल और क्षार दोनों से जो मिलकर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि इसने क्या किया है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं।
ये हो गई आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन यानी कि एक दूसरे का प्रभाव क्या होता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी उदासीन हो जाते हैं। हम क्षारों से अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, एकदम से उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक, अम्ल क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, एक बीकर लेते हैं, उसमें अल्प मात्रा में क्या लेते हैं भाई, तनो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। ठीक है, एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एक हमने क्या लिया भाई, बीकर लिया और हमने क्या लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है भाई, ये तो हो गया तुम्हारा बीकर, बीकर हो गया। इसमें हमने लिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl। ठीक है, इसमें हम डालते हैं, क्या डालते हैं भाई, इसमें कुछ मात्रा में क्या डालते हैं, कॉपर ऑक्साइड। क्या डालते हैं, कॉपर ऑक्साइड की इसमें कुछ बूंदें डालते हैं, जो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यह धात्विक ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, इसका जो रंग है वो बदलने लगता है। तो इस विलयन का रंग कैसा होने लगता है, नीला हरा। कैसा होने लगता है, नीला हरा रंग होने लगता है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड और HCl मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉपर क्लोराइड बनाते हैं, CuO। ये हो गया तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, एक प्रकार से क्षार की तरह काम करता है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारों की तरह काम करते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, एक प्रकार से क्षारों की तरह अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, एक प्रकार से क्षार हो गया और HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और इसमें से जल क्या होता है, बाहर निकलता है। और इस कॉपर क्लोराइड के कारण क्या होता है, विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नीला हरा होता है। इस प्रयोग से हम क्या समझते हैं भाई, इस प्रयोग से हम ये समझते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मेटलिक जो ऑक्साइड होते हैं, वो क्षारों की तरह कार्य करते हैं। और क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और लवण क्या क्या है, इसलिए क्या है, इसमें बन रहा है, इसमें CuCl2। इसका मतलब ये लवण की तरह कार्य कर रहा है और क्या है, जल इसमें से बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो धातुओं की जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे धात्विक ऑक्साइड, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है कॉपर ऑक्साइड, इसकी जगह पर और भी ले सकता हूँ, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, क्षारों की तरह कार्य करते हैं। यानी कि हमने क्या लिया, पहले तनु HCl लिया, तनु HCl में थोड़ा सा हम कॉपर ऑक्साइड डालते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड डालने के बाद इस जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है, इसका रंग क्या होने लगता है, नीला हरा होने लगता है। यानी कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारों की तरह कार्य करते हैं। और HCl हमने डाला, ये HCl अम्ल है और ये मिलकर के बनाते हैं CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, और इसमें से जल बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सा है, कॉपर ऑक्साइड है, क्षार हो गया, तनु HCl है, अम्ल हो गया, और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण बनते हैं और जल बनता है। इस कॉपर क्लोराइड के कारण क्या बनता है, इसका नीला हरा रंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्षारों के साथ क्षार
क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है भाई, क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है भाई। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है भाई? अम्लीय, ठीक है। जैसे धात्विक ऑक्साइड लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं, ये होता है क्षार यानी भुजा हुआ चूना, ये होता है आपका भुजा हुआ चूना, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर हम कराएंगे अधात्विक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये हो गया अम्ल की तरह कार्य करती है, तो इससे क्या बनेगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3, क्या बनेगा भाई? CaCO3, और इसमें से क्या होता है? जल बाहर निकलता है, ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार से क्या है? सॉल्ट है, एक लवण की तरह कार्य करता है और इसमें से जल बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों के रूप में जो अधातु हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लों की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लों की तरह कार्य करते हैं। इसी कारण तो क्या होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है ना, वो इसी के कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है ना, वो इसी के कारण होती है, क्योंकि जो प्रकृति है हमारी, उसमें क्या है? कार्बन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो ये जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन के ऑक्साइड तो क्या बनाते हैं? कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और सल्फर के ऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इसी कारण हमारी जो प्रकृति है उसमें एसिड बनते हैं, और जब ये एसिड बरसात के साथ धरती पर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लों की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो तो क्षार हो गए, ये धातु का ऑक्साइड है, ये अधातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड और अधातु का ऑक्साइड, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है आपका? जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारकों का क्या होता है, या फिर अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती है। अम्ल एवं क्षारकों में, सभी अम्लों में और क्षारों में क्या समानताएं होती है? सभी अम्ल और सभी क्षारों में ऐसा क्या होता है, ठीक है। सभी अम्लों में, सभी अम्लों एवं क्षारों में क्या समानताएं होती है? व्हाट इज सिमिलरिटी, व्हाट इज सिमिलरिटी इन ऑल एसिड्स इन ऑल बेसिस, इनमें क्या समानताएं होती है? हम जानते हैं जो अम्ल होते हैं, अम्लों में क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। क्या होती है भाई? हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। जब अम्लों को जलीय विलयन में घोलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है भाई? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हम क्या करते हैं भाई? प्रयोग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? हम क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 लेते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। CH3COOH लेते हैं, ये क्या? एसिटिक एसिड है। और क्या लेते हैं? HNO3 लेते हैं, ये नाइट्रिक एसिड है। ये तो हो गया एसिड, ठीक है। और हम मान लो चलो हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, या फिर एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल लेते हैं, मैथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं भाई? प्रयोग करते हैं, एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एक बीकर लिया हमने, ठीक है। और इस पर हमने क्या किए भाई? 2 कीलें लगा दी, ठीक है। क्या लगा दी भाई? 2, इस पर हमने क्या लगा दी? कीलें लगा दी, और इसमें तनुकृत अम्लीय विलयन हमने इसमें डाल दिया।
तो कीलों को लगाने के बाद इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड या फिर कोई भी एसिड हमने इसमें डाल दिया, तनु अम्ल। ठीक है, ये हो गई कीलें। ठीक है, और इन दोनों कीलों का जो संपर्क है, इन दोनों कीलों का संपर्क किससे करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। इन दोनों कीलों का संपर्क हम क्या करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब जैसे हम इस बैटरी को इसमें से चालू करते हैं तो इसमें से यह, जैसे हमने बैटरी को ऑन किया, जैसे ये हो गई कुंजी, जैसे हम इस कुंजी को की हो गई, जैसे इस की को हम चालू करते हैं तो ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। अगर ये जल रहा है, यानी कि बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन आयंस का प्रवाह हो रहा है, यानी कि बल्ब तभी जलेगा जब इसमें से हाइड्रोजन आयंस प्रवाहित होंगे। जो अम्ल होते हैं, मान लीजिए अम्ल लिया हमने, क्या लिया, H+, H2SO4, एसिटिक एसिड और HNO3, तब तो ये बल्ब जल जाता है। HCl, H2SO4, CH3COOH और HNO3 की उपस्थिति में तो ये बल्ब जलता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम ग्लूकोज डालते हैं या अल्कोहल डालते हैं तो ये बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन है वो उसकी प्रकृति क्या हो, अम्लीय हो, क्योंकि ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12 और O6 होता है। हालांकि इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये फिर भी अम्लीय नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से CH3CH2OH, इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये अल्कोहल क्या है, अम्लीय नहीं है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें H+ आयन हो, जिसमें हाइड्रोजन आयन हो, वो अम्लीय हो। अम्लीय वो तभी होगा जब वो H+ आयन रिलीज करेगा। अगर इसमें से H+ आयन रिलीज होते हैं ग्लूकोज को डालने के बाद, तब तो ये अम्लीय होगा, लेकिन इसमें से H+ आयन रिलीज मुक्त होते ही नहीं, तो इसका मतलब ये अम्लीय नहीं है, ना ही अल्कोहल अम्लीय। तो अम्लीय कौन कौन है आपके, HCl है, H2SO4 है, CH3COOH है और HNO3। तो ये सारे पदार्थ क्या हैं, अम्लीय हैं, क्योंकि इनको हम इस जब बीकर में डालते हैं तो इस बैटरी को ऑन करते हैं तो H+ आयन इसमें से प्रवाहित होते हैं और ये बल्ब जलने लगता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जिन पदार्थों में H+ आयंस का प्रभाव होता है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखते हैं हम क्षार क्या होते हैं भाई। ठीक है, हम जानते हैं कि अम्लों में क्या है भाई, हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी या H+ आयंस बनेगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्षार। क्षारों में क्या होता है, क्षार क्या होते हैं भाई, जलीय विलयन में OH- आयंस देते हैं। क्या देते हैं भाई, OH- आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं भाई, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षारों को जब जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार क्या देते हैं भाई, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जब एक बार उसमें देख लेते हैं कि ऐसे ये अम्ल है, अम्ल में क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक HCl हो गया, मान के चलो इसमें एक धनायन होगा, एक H+ और ऋणायन होगा Cl में। इसी प्रकार से HNO3 है, इसमें क्या होगा, H+ और NO3- होगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा धनायन, ये हो गया आपका ऋणायन। ठीक है, ये हो गया आपका धनायन पॉजिटिव आयन, ये हो गया आपका नेगेटिव आयन। ठीक है, ठीक है, ऐसे H2SO4 है, HNO3 हो गया, H2SO4 में क्या होगा भाई, H+ और HSO4-। ठीक है, तो इसमें दो सिरे होते हैं, तो पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव सिरा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें होगा 2H+ और SO4-2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्षारों के बारे में। किसके बारे में, क्षारों में। क्षार क्या करते हैं, जलीय विलयन में घुलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। क्षार जलीय विलयन में घुलकर क्या बनाते हैं भाई, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। एक बात और है कि जो जैसे अम्लों को हम जल में घोलते हैं, जैसे अम्ल है HCl, ठीक है, इसको हम क्या है जल में घोलते हैं तो क्या बनेगा, H3O+। क्या बनेगा भाई, H3O+,
H3O प्लस और Cl माइनस बनेगा, ठीक है। Cl माइनस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जो H प्लस आयन बनते हैं, जब अम्ल जब जल में घुलते हैं तो H प्लस आयन मुक्त करते हैं, और ये H प्लस आयन क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? H3O प्लस, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। जल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से हम जल है, वो है क्षार, क्षारों को जल में घोल करके क्या बनाते हैं भाई? ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जो होते हैं, मान के चलो क्षार हो गए, NaOH हो गया भाई, NaOH है, ठीक है। ये क्या है भाई? क्षार। ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? Na प्लस और OH माइनस में ये टूट जाएगा, ठीक है। Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा भाई? टूट जाएगा। इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी सॉलिड है। ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? K प्लस और OH माइनस आयन बनेगा, यानी कि ये अवयवी आयनों में टूट जाता है। और ये OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये OH माइनस आयन क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्ल एवं क्षारों की अवधारणा को हमने यहाँ पर समझा है। देखिए भाई, सभी क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक क्या होते हैं? जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्या कहते हैं भाई? क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है। कैसे होता है? जो क्षार होते हैं इनको हम जब छूते हैं तो ये चिकने होते हैं, और जैसे स्वाद में कैसे होते हैं भाई? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? इनका टेस्ट क्या होता है? थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है। तो इसकी वजह से इनकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है, और कभी भी इनको छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्षारों को कभी छूना नहीं चाहिए और ना ही चखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं भाई? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। आपने देखा होगा अम्ल या क्षारक, अम्ल या क्षार, एसिड या बेस जो कोई भी आप लेकर के आते हैं तो उस पर डायरेक्ट वॉल नहीं लिखी होती है। इनको छूना, स्पर्श, टच एंड टेस्ट करना, टच एंड टेस्ट इनका करना क्या है? वर्जित है, यानी कि मना है। इनको ना ही छुएं ना ही टेस्ट करें, ठीक है। तो लेबोरेटरी वगैरह होती है, उसमें भी ये लिखा होता है कि अम्लों को छूना और चखना, अम्लों या क्षारों को लेबोरेटरी में छूना या चखना क्या होता है? मना होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाई सभी अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। अम्लों में क्या होगा? H प्लस होगा, और क्षारों में क्या होगा भाई? OH माइनस होगा। तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे MX प्लस, इसमें से H2O क्या होगा भाई? बाहर निकलेगा। ये क्या हो गया? आपका लवण हो गया। क्या हो गया? लवण हो गया, यानी कि क्या हो गया भाई? लवण हो गया। MX क्या होता है भाई? लवण होता है। मान लो H प्लस और OH माइनस देते हैं, H प्लस और OH माइनस देते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। H प्लस और OH माइनस तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा भाई? H2O बनेगा। तो हम देखते हैं कि अम्ल एवं क्षार क्या होते हैं? जल में घुलने पर क्या करते हैं भाई? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जैसे ही हम अम्लों एवं क्षार एक पात्र लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। एक बीकर में क्या लेते हैं? जल लेते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम क्या डालते हैं भाई? अम्ल डालते हैं। मान के चलो H2SO4 डालते हैं, यानी कि जल में अम्ल डालना है, जल में अम्ल डालना है, ना कि अम्ल में जल डालना है। क्योंकि अम्ल में जल डालने से क्या होगा? वो एकदम से वो उस पात्र से उफन करके बाहर आ सकता है और आपके हाथ को जला सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है? एकदम से बढ़ जाती है।
यानी कि अम्ल एवं क्षारकों को जब जल में घोला जाता है तो इनकी जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है भाई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है भाई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। यानी कि जैसे अम्ल और क्षारों को आपस में मिलाएंगे तो वो तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, लेकिन अम्लों में जल को मिलाएं या क्षारों में जल को मिलाएं तो कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। यानी कि जिस पात्र में आप इस अभिक्रिया को करा रहे हैं वो पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने अम्ल लिया, क्या लिया भाई, अम्ल लिया, तो अम्ल में हम जल मिलाएंगे, नहीं जल में अम्ल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, मान चलिए पात्र लिया आपने, ये बीकर लिया, क्या लिया भाई, बीकर लिया। आपने इसमें क्या ले रखा है, यहाँ तक पानी ले रखा है, तो वाटर हो गया। क्या हो गया भाई, वाटर हो गया, ये पानी हो गया। ठीक है, और आपने एक ड्रॉपर लिया है, क्या लिया भाई, आपने ड्रॉपर लिया है और इसमें से आपने कुछ बूंदें H2SO4 की क्या इसमें डाली है। तो एक एक बूंदे तो इनको हिलाते हुए, क्या है, इसको हिलाते हुए डालेंगे। क्या डालेंगे, हिलाते हुए। ठीक है, हिलाते हुए धीरे धीरे हम H2SO4 को इस ड्रॉपर से क्या करेंगे, इसमें इस सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों को डालेंगे। क्योंकि एकदम से डाल देंगे तो क्या होगा, एकदम से ऊष्मा बाहर निकलेगी। आपने जो बीकर लिया है, ये कांच का जो पात्र है वो टूट सकता है, इसलिए प्लास्टिक का कैन वगैरह इसको यूज करना चाहिए। तो अम्लों को हम पानी में या क्षारों को पानी में हम हिलाते हुए धीरे धीरे डालते हैं, जिससे जो उसमें से जो ऊष्मा निकलती है वो बाहर आसानी से निकल सकती है। अगर आपने एकदम से ज़्यादा अम्ल डाल दिया तो एकदम से क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ज़्यादा होगी, ऊष्मा एकदम से बाहर ज़्यादा निकलेगी। आप जिस पात्र में इस काम को कर रहे हैं वो पात्र क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो इसकी वजह से आपका हाथ जल सकता है और आपको क्षति पहुंच सकती है। तो अब हम देखते हैं अम्ल एवं क्षारकों के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षारकों के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षारकों की जो प्रबलता होती है वो किस पर डिपेंड करती है भाई, उसमें उपस्थित H+ आयन और OH- आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की सांद्रता पर निर्भर करता है। अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता, अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता। ठीक है भाई, अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, पीएच स्केल होता है। क्या होता है, पीएच स्केल का हम क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। इस पीएच स्केल में क्या होता है भाई, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, ठीक है, H+ या फिर H3O+ आयंस की कितनी इसमें सांद्रता है। P4 होता है पोटेंज, पोटेंज यानी कि एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है शक्ति। क्या होता है भाई, शक्ति होता है। शक्ति किसकी, हाइड्रोनियम आयंस की या हाइड्रोजन आयंस की। ठीक है, कितनी शक्ति है, H+ या H3O+ की कितनी शक्ति यानी कितनी सांद्रता है। H+ की या H3O+ की जितनी अधिक सांद्रता होगी उसका pH उतना ही कम होगा। क्या होगा भाई, उतना ही कम होगा, यानी कम होगा यानी वो उतना ही क्या होगा भाई, अम्लीय होगा। क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, अम्लीय होगा, यानी उसकी जो एसिडिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल आपने देखा होगा, पीएच स्केल आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बना करके बताता हूँ। ऐसे होता है पीएच स्केल। ठीक है,
इसमें क्या होता है 0 से लेकर के 14 तक इसमें अंक होते हैं, बीच में क्या होता है 7 होता है। 7 यानी क्या होता है उदासीन होता है। इधर की तरफ एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, और इधर क्या आते हैं इधर क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, इधर क्या होता है क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, और बीच में होता है उदासीन। ठीक है, जिसका पीएच जितना कम होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, जिसका पीएच जितना कम होगा उतना ही क्या होगा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा भाई क्षारीय होगा। यानी इधर तो होते हैं H+ आयंस, H+ आयन, इधर होते हैं OH-। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता को हम किससे मापते हैं पीएच स्केल से। अम्ल जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल, उनका पीएच क्या होता है उतना ही डाउन होता है, और जो प्रबल क्षार होते हैं उनका पीएच क्या होता है उतना ही ज़्यादा होता है। क्या होता है ज़्यादा होता है। और 7 होता है तो इसका मतलब वो क्या है भाई उदासीन है, ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है। तो इसको आप समझ गए होंगे। यानी कि H+ आयन जिस मीडियम में H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि उसमें अम्लीयता ज़्यादा है, उसका पीएच स्केल उतना ही कम होगा। और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज़्यादा है तो उसका पीएच उतना ही ज़्यादा होगा, और पीएच ज़्यादा होगा इसका मतलब उसमें क्षारीयता भी ज़्यादा होगी। अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं अगर उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो उनको बताएं, जिससे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आप अपने देख रखोगे, अपने पास रखोगे तो इससे ये नहीं कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, यानी कि उसको स्प्रेड करना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।